वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। स्वागत है आपका डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी की अगली क्लास, जिसकी ये 4th क्लास होगी एंड दिस इज़ द सेकंड सेशन वी आर रनिंग लाइव। इससे पहले हम दिन में इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस लेते हैं। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दोज क्लासेस यू कैन चेक आउट आवर यूट्यूब चैनल एंड उसमें आपको ये वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी का आज का जो सेक्शन हम कवर करेंगे। इससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं कि बीती कुछ क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो जो यहाँ पर वर्ड है इंडियन और पॉलिटी, इंडियन के कंटेक्स्ट में हमने जाना व्हाट इज़ अ स्टेट, और पॉलिटी का मतलब होता है गवर्नमेंट सिस्टम या पॉलिटिकल सिस्टम। स्टेट के बारे में हम जान चुके थे और पॉलिटिकल सिस्टम की ज़रूरत क्यों होती है इन जनरल, और इंडिया में खासतौर पर ऐसी किसी सिस्टम की ज़रूरत क्यों है उसके बारे में हम जान चुके थे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो पोर्शन कवर कर रहे थे वो था हमारा ये सेकंड सेगमेंट, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें हम लेजिस्लेचर वाले हिस्से को कवर कर चुके हैं। और लेजिस्लेचर को समझने के क्रम में हमने जाना था कि हिस्टोरिकली कौन कौन से ऐसे बॉडीज़ थे, कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे जो कि लेजिस्लेचर का काम करते हैं। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाने का। ओके, तो किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में आप लॉ बनाते हैं, उनको लागू करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और अगर इनसे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होते हैं तो आप जुडिशरी की मदद करते हैं। तो हमने ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में 3 ऑर्गन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में जाना था। इसमें जो पहला है लेजिस्लेटिव, इसको हमने ठीक से विस्तार से खुलकर पढ़ लिया था। और लेजिस्लेचर हमने कल जो पढ़ा था, थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता दूं कि लेजिस्लेचर के जो काम होता है कानून बनाने का, तो हिस्टोरिकली हमने राजतंत्र यानी कि मोनार्किकल सिस्टम और धर्मतंत्र जिसमें एक ही धर्म या उसकी जो होली बुक है उसको प्राइम या सुप्रीम माना जाता है किसी कॉन्स्टिट्यूशन की अपेक्षा, तो उसे थियोक्रेसी कहते हैं। तो मोनार्की और थियोक्रेसी में लेजिस्लेशन का काम कौन करता था आने हिस्ट्री या ऐतिहासिक रूप से, तो राजतंत्र में किंग ही होता था जो सारे के सारे नियम कानून बनाता था, सुप्रीम अथॉरिटी होता था। और थियोक्रेसी में होली बुक, जो भी उस रिलीजन की या उस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी की होली बुक मानी जाती थी, वही उसमें जो लिखा है वही कानून होते थे। लेकिन जब हम इवॉल्व हुए डेमोक्रेसी में, एक नया सिस्टम हमने बनाया, तो हमने कानून बनाने के लिए एक बॉडी को ही डेडिकेट कर दिया ये काम, जिसे हमने कहा लेजिस्लेचर। और फिर हमने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लेजिस्लेचर किसे कहते हैं। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जिसका नाम लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेशन का काम करता है, उसे कहते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जब यहाँ पर वर्ड आया था, हमने पार्लियामेंट को डिस्कस किया था। पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, ये दोनों हाउस मिलकर कानून बनाने का काम करते हैं। एक अपर हाउस होता है जिसे राज्यसभा कहते हैं, और एक लोअर हाउस होता है जिसे लोकसभा कहते हैं। लोकसभा लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड एक बॉडी है। इसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं वो लोग डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, लोकसभा चुनाव, जनरल इलेक्शन, इसलिए इसे लोकसभा कहते हैं। और राज्यसभा का जो रोल है वो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन देना है इन पार्लियामेंट, क्योंकि भारत बहुत सारे स्टेट से मिलकर भी बना है। और इसी के क्रम में हमने जाना था कि जब बहुत सारे स्टेट किसी कंट्री में होते हैं, एक सिस्टम होता है बहुत सारे स्टेट से मिलकर बना हुआ, उस सिस्टम को कहते हैं फेडरल सिस्टम या फेडरल स्ट्रक्चर। ऐसा ही सिस्टम अमेरिका में है, ऐसा ही सिस्टम इंडिया में है, और भी देश के विश्व के अलग अलग राष्ट्रों में इस तरह का सिस्टम है। इसके बाद हमने ये कंफर्म किया था कि जहाँ कहीं फेडरल सिस्टम होगा वहाँ पार्लियामेंट के 2 हाउस होने लाजमी हैं। एक होगा पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हाउस, जिसमें डायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे कुछ लोग, रिप्रेजेंट करेंगे लोगों को, और एक होगा स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव हाउस जो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेगा, उनके हितों का ध्यान रखेगा। इसमें हमने एक एक्सेप्शनल केस देखा था ब्रिटेन का। ब्रिटेन जो कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे रन होता है, वहाँ
फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है। फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है का मतलब वहाँ स्टेट और सेंटर जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ एक सेंटर है। तो वहाँ जो पार्लियामेंट है उसमें 2 हाउसेस की ज़रूरत नहीं है, तब भी वहाँ 2 हाउस होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। फिर हम नहीं जाना था कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स वहाँ जो ब्रिटेन में जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हम टेक्निकली देखें तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स बनाने के पीछे रीज़न था वहाँ के कुछ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और वहाँ के कुछ डिग्निटरीज, कुछ गणमान्य लोगों को सम्मानित करने से उन्हें लॉर्ड की उपाधि दी जाती है और इसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। इसी तरह का हमने ट्रेडिशनल या गणमान्य लोगों को सम्मानित करने के क्रम में राज्यसभा, जो कि हमारे देश का अपर हाउस है, वहाँ भी ये चीज़ें देखी थी। तो राज्यसभा में कुछ मेंबर्स ऐसे भी नॉमिनेट किए जाते हैं, गौर करिएगा, इलेक्टेड नहीं होते हैं। तो नॉमिनेटेड मेंबर राज्यसभा में भी होते हैं। अराउंड 12 इनका काम होता है राज्यसभा में मेंबरशिप लेना, और इनको सेलेक्ट किया जाता है अलग अलग वेरियस फील्ड से जहां इन्होंने उत्कृष्टता अर्जित की है, और इन्हें सम्मानित करने के उद्देश्य से राज्यसभा में भेजा जाता है। इसके अलावा राज्यसभा में बाकी जो मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्शन उनका होता है अलग अलग स्टेट्स से। इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर राज्यसभा के हैं, वो स्ट्रक्चर लिया गया है अमेरिका से। और जो नॉमिनेटेड 12 मेंबर हैं जिनके लिए कोई इलेक्शन नहीं होता, सरकार इन्हें नामांकित कर देती है इनके अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए। तो ये जो सिस्टम लिया गया है ये ब्रिटेन से लिया गया है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का जैसा है। तो ब्रिटेन और अमेरिका के सिस्टम का कल्मिनेशन है इंडियन पार्लियामेंट या इंडियन लेजिस्लेचर। यहाँ तक हमारी लेजिस्लेचर की बात कंप्लीट हुई थी, और अब हम आगे बढ़ेंगे। जो दूसरा ऑर्गन है, यानी कि कानून बन जाने के बाद उसे लागू करने का काम जो करते हैं, जिस बॉडी का ये काम है, उसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव। और आज हम देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका क्या होती है। एग्जीक्यूटिव दूसरा ऑर्गन है गवर्नमेंट का, और इसका काम है गवर्नमेंट का जो डे टू डे काम, जो भी लॉ मेकिंग का काम है या सरकार कैसे चलेगी उसे करना। कोई भी लोकतांत्रिक देश या डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई सरकार अगर चलती है तो वो कुछ सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग चलती है। कुछ सेट ऑफ रूल्स तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए होते हैं, और इसके अलावा भी कॉन्स्टिट्यूशन कुछ वैल्यूज प्रोवाइड करता है। इन वैल्यूज को हम सेटिस्फाई करेंगे। तो इन वैल्यूज को आगे बढ़ाने के लिए कभी कभी समय समय पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से इतर लॉज बनाए जाते हैं। ऐसे लॉज भी उन रूल्स का हिस्सा हैं जो किसी देश को चलाने के लिए जरूरी है। ऐसे सभी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और अलग अलग लॉज के तहत बने हुए रूल्स, इन सभी को कंट्री में लागू कौन करेगा? तो लागू करने के लिए एक सरकार का गठन किया जाता है, और सरकार अलग अलग तरीकों से इसे लागू करती है। टैक्स, पुलिस सिस्टम, और भी कई तरीके हैं जिस तरीके से हम कानूनों को मानने पर बाध्य होते हैं या हमें कानून मनवाए जाते हैं। तो ये काम जो करती है उस पूरी बॉडी को कहते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका काम है जो कानून विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर ने बना दिए, विधायिका कहते हैं लेजिस्लेचर को, और एग्जीक्यूटिव को कहते हैं कार्यपालिका। तो विधायिका ने जो कानून बना दिए उनको कार्यपालिका लागू कराएगी। तो इन अदर वर्ड्स, इट एग्जीक्यूट्स द लॉज दैट आर लेजिस्लेटेड। जो बन गए हैं उन्हें एग्जीक्यूट करना। अब इसमें भी जैसे हमने विधायिका में देखा, तो हिस्टोरिकली हम देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव का रोल कौन कौन किस किस पॉलिटिकल सिस्टम में कौन कौन किया करते थे। तो सबसे पहले जैसे हमने विधायिका में या लेजिस्लेचर में देखा कि मोनार्किकल सिस्टम में किंग ही कानून बनाता था, तो यहाँ भी मोनार्किकल सिस्टम में किंग ही हेड ऑफ लॉ मेकिंग बॉडी होता है, एज वेल एज द अथॉरिटी दैट एग्जीक्यूट्स दोज लॉज। तो कानून बनाने का काम राजतंत्र में राजा करता है, और उसे लागू करवाने का काम भी राजतंत्र में राजा करता है।
In a monarchical system, king is a law-making body as well as the executive body of that political system. तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऐसे ही थियोक्रेटिक स्ट्रक्चर में क्या होता है? थियोक्रेटिक स्ट्रक्चर में हमने लेजिस्लेशन के क्रम में देखा था कि जो होली बुक होती है, वही होली बुक में लिखे गए वाक्य या रूल्स उस देश के कानून अमूमन होते हैं। लेकिन अब होली बुक तो इस कानून को लागू नहीं करा सकती, तो इसे लागू कराने का काम होता है रिलीजियस लीडर का। रिलीजियस लीडर एक अथॉरिटी है इन अ थियोक्रेटिक सिस्टम, जो इस होली बुक में लिखी गई बातों को या थियोक्रेटिक स्ट्रक्चर के हिसाब से इस बुक को ही लेजिस्लेचर कहेंगे, उन बातों को, उन कानूनों को लागू कराने का काम करता है। तो जहाँ मोनार्किकल सिस्टम में किंग एग्जीक्यूटिव की भूमिका में है, वहीं थियोक्रेटिक सिस्टम में एक रिलीजियस लीडर एग्जीक्यूटिव की भूमिका में है। ये ऐतिहासिक रूप से कुछ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हैं, मोनार्किकल स्ट्रक्चर और थियोक्रेटिक स्ट्रक्चर जनरली हमने इतिहास में लगभग सभी जगह देखे हैं। अगर ये भारतीय इतिहास की बात करें तो यहाँ मोनार्की एक लंबे समय तक रही है, अलग अलग साम्राज्य रहे हैं, उनका अपना शासन रहा है, और उन सभी साम्राज्यों में कानून बनाने का काम मोर और लेस राजा पर ही डिपेंड करता था। इन केस अगर किसी भी साम्राज्य में, इंडिया के कंटेक्स्ट में मैं देखूं कि कानून बनाने का काम किसी बॉडी को दिया हो, कोई खास ऑर्गन डिजाइन किया गया हो कानून बनाने के लिए, तब भी उसकी जो अथॉरिटी है वो किंग के हाथ में ही रहती थी। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि किसी भी मोनार्किकल सिस्टम में कोई अगर अलग से बॉडी बनाई जाती थी जिसका काम था कानून बनाने का। सिमिलरली थियोक्रेटिक स्ट्रक्चर में हमने देखा कि जो धर्मतंत्रीय देश हैं, जो एक खास धर्म के आधार पर ही गवर्न होते हैं, सेकुलर नहीं है, यानी कि उनका एक धर्म से खास वास्ता है, उसी के आधार पर वहाँ शासन चलता है, तो वहाँ होली बुक जो होती थी वो ही, उसमें लिखे गए कानून ही इस देश के भी कानून होते थे, और इनको लागू कराने का काम वहाँ उस होली बुक में अथॉरिटी रखने वाले रिलीजियस लीडर के हाथ में होता था। फिर एक और पॉलिटिकल सिस्टम दिखता है हमें इतिहास में, ऐतिहासिक रूप से वो मिलता जुलता है मोनार्की से, लेकिन इसमें कोई राजा नहीं होता है, बल्कि होता है एक डिक्टेटर, तानाशाह, जो अक्सर किसी डेमोक्रेसी में भी पैदा हो सकता है, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस को पैरालाइज करके। अलग अलग समय में अलग अलग देशों में कुछ ऐसे नेता या कुछ ऐसी पावर्स हुई हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हुए हैं जिन्होंने लगभग डिक्टेटोरियली उस देश को गवर्न किया है। तानाशाह के पास कुछ बहुत स्पेशल राइट्स होते हैं, क्योंकि वो उन ऑब्लिगेशंस के तहत या उन ऑब्लिगेशंस का गुलाम नहीं होता है जिनका कि कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक नेता या पॉलिटिकल लीडर हो सकता है। डिक्टेटर ज़्यादातर उसे कहते हैं जो अपनी मनमानी से इस देश को चला सके। तो अगर आप डिक्टेटरशिप में देखेंगे लेजिस्लेचर कौन होगा, तो लेजिस्लेशन का काम डिक्टेटरशिप में डिक्टेटर करेगा। इसी तरह डिक्टेटरशिप में उनको कानून को लागू कराने का काम कौन करेगा, तो कानूनों को लागू कराने का काम भी डिक्टेटर ही करेगा। डिजिटल पढ़ाई सर RIMC का क्लास कब से स्टार्ट होगा? जल्द ही हम आपके पास RIMC क्लासेस लेकर आएंगे, और अभी हमारे ऑफलाइन बैचेज चल रहे हैं। आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी दिए गए नंबरों पर, बिकॉज अभी हम सिर्फ CDS और NDA की ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल। फैक्ट 2 भाई, ओके, गुड आफ्टरनून। तो जहाँ तक हमने एग्जीक्यूटिव देखा हिस्टोरिकली, मोनार्की में किंग, थियोक्रेसी में रिलीजियस लीडर, और डिक्टेटरशिप में डिक्टेटर। लेकिन अब हम आ चुके हैं इवॉल्व होकर, ये सारे पॉलिटिकल सिस्टम पुराने हो चुके हैं, और अब आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा व्यापक या सबसे ज़्यादा विस्तृत पॉलिटिकल सिस्टम है किसी भी देश का, वो होता है डेमोक्रेसी, सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है। और डेमोक्रेटिक सेटअप में एग्जीक्यूशन का काम, जैसे कि हमने लेजिस्लेशन में देखा था कि एक अलग से बॉडी बनाई गई थी जिसका काम था कानून बनाने का, वो पार्लियामेंट हो सकती है या अलग अलग देशों में उसे अलग अलग नाम से जाना जा सकता है।
ऐसे ही डेमोक्रेटिक सिस्टम में एग्जीक्यूटिव का काम भी एक अलग से बॉडी करती है, उसे ही कार्यपालिका कहते हैं। सारे काम करने का जो जिम्मा है वो कार्यपालिका के पास है और डेडिकेटेड बॉडी है, इसे ही एग्जीक्यूटिव कहते हैं मॉडर्न टर्म्स में। In democratic setup, we see executive not only separated with legislature to some extent, but also it generally categorized in two parts. तो आज के डेमोक्रेटिक सेटअप में हम अलग अलग तरह के एग्जीक्यूटिव देखते हैं जो कि लेजिस्लेचर से अलग है। ऐसा नहीं है कि किंग ही लेजिस्लेट का काम कर रहा है और किंग ही एग्जीक्यूशन का काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई रिलीजियस बुक लेजिस्लेशन का ही काम कर रही है और उस रिलीजियस बुक में जो अथॉरिटी रखता है रिलीजियस लीडर वो एग्जीक्यूशन का काम कर रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि एक डिक्टेटर है जो कानून भी बना रहा है और उन्हें लागू भी करवा रहा है। डेमोक्रेसी में है लेजिस्लेशन का काम अलग बॉडी के तहत और उन्हें लागू कराने का काम अलग बॉडी के तहत। इन सब को जानने से पहले हम देखेंगे कि डेमोक्रेटिक सेटअप में एग्जीक्यूटिव भी जनरली दो हिस्सों में कैटेगराइज होते हैं। एक होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एक होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से हम सिंपली ये समझते हैं कि जो भी इंसान पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है और वो सरकार बनाता है, इलेक्शन जीतता है और गवर्नमेंट फॉर्म करता है, तो वो बन जाता है हिस्सा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ही है किसी भी देश में जो एग्जीक्यूट करती है बनाए गए कानूनों को। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत आते हैं नेता या पॉलिटिकल लीडर। और इसके बाद हमने देखा था परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव किसी भी डेमोक्रेसी में वो ये लोग होते हैं जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की मदद करते हैं किसी भी कानून को लागू कराने के लिए, और इन्हें साधारण भाषा में नौकरशाह कहते हैं या फिर आप इन्हें कह सकते हैं ब्यूरोक्रेट्स। जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि नेता तो इलेक्शंस के थ्रू आते हैं और जाते हैं, लेकिन उनकी मदद करने वाले IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स या कोई भी ऑफिसर्स जो ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा है वो उनसे लंबे समय तक बने रहते हैं। तो वो एक तरह से परमानेंट है, वो एग्जीक्यूटिव का वो हिस्सा है जो समय समय पर बदलता नहीं है, या फिर बदलता भी है तो ग्रेजुअली रिटायरमेंट होने पर कुछ लोग जाते हैं, कुछ नए ऑफिसर्स आते हैं। ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है। कमोबेश जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो परमानेंट ही रहता है, इसलिए उसका नाम परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। तो एग्जीक्यूटिव कानून लागू कराने वालों के क्रम में हमने देखा कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में नेता और पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं। अब हम देखते हैं बेस्ड ऑन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कितने टाइप के एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर हमें दिखते हैं, यानी कि जहां नेता कार्यपालिका का काम कर रहे हैं वहां कौन नेता है जो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा बन रहे हैं, या एग्जीक्यूटिव किस तरह के पॉलिटिकल लीडरशिप से बन रही है। तो एक जो पहला एग्जांपल हमें दिखता है वो है प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। इसको अध्यक्षीय कार्यपालिका भी कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। आपको पता होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर जैसी कोई पोस्ट नहीं होती है, बल्कि होता है एक प्रेसिडेंट। जो कि अभी हैं जो बाइडन या जोसेफ बाइडन। यहाँ जो एग्जीक्यूटिव का हेड है वो है प्रेसिडेंट, और सारे डिसीजन रिगार्डिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज लेगा प्रेसिडेंट।
उसके बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है वो है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इज वेरी मच डिफरेंट देन अ प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। जहाँ प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट के पास सारी एग्जीक्यूशन की पावर है, वहीं पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर जैसी एक पोस्ट होती है। अलग अलग नाम हो सकते हैं अलग अलग कंट्री में, बट पीएम इन जनरल अगर हम अपने देश के हिसाब से समझें, प्राइम मिनिस्टर होता है एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लेने वाला, या इसके जो सबऑर्डिनेट है उन सभी के डिसीजन का रिस्पॉन्सिबल प्राइम मिनिस्टर होता है। ये व्यवस्था दिखती है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम में। अब आप कहेंगे कि इसमें और इसमें फ़र्क क्या है मोटा मोटी, या बेसिकली क्या फ़र्क है प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव में। प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट डायरेक्टली, लगभग डायरेक्टली कह सकते हैं, अमेरिका में लोगों के द्वारा चुना जाता है। दरअसल लोग एक इलेक्टोरल कॉलेज को चुनते हैं और वही इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट को चुनता है। तो एक हिसाब से ये लगभग डायरेक्ट इलेक्शन है प्रेसिडेंट का। जबकि इंडिया में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, हाल ही में पिछले महीने हमने देखा, वो उसमें लोग डायरेक्टली टेक पार्ट नहीं करते हैं। उसमें अलग अलग जो स्टेट्स हैं, उन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, विधानसभाएं हैं, उनके मेंबर्स हिस्सा लेते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिस्सा लेते हैं। ये सब लोग जनता के द्वारा चुने गए हैं। एक तरह से कह सकते हैं ये हमारे देश के प्रेसिडेंट को चुनने का तरीका है, ये हमारे देश के प्रेसिडेंट को चुनने वाला इलेक्टोरल कॉलेज है। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन जो प्रेसिडेंट अमेरिका में चुना जाता है वो सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लेने के लिए स्वतंत्र है, जबकि हमारे देश में जो प्रेसिडेंट चुना जाता है वो सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। संविधान में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो उसे एक मंत्री परिषद की सलाह के आधार पर काम करना होता है, जैसी ऑब्लिगेशन अमेरिका में नहीं होती। तो इस लिहाज से पहली बात है कि पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव अलग है। दूसरा तरीका ये है कि जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है, इसमें एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के भीतर होता है। अगर इस सर्कल को हम लेजिस्लेचर माने तो इसके अंदर एक सर्कल होगा एग्जीक्यूटिव। इस बात से हम क्या समझे कि जो विधायिका है, यानी कि जो संसद है, उसमें जितने मेंबर्स हैं उन्हीं मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स चुने जाएंगे जो कि एग्जीक्यूटिव बनाएंगे या कार्यपालिका बनाएंगे। जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी यूनियन मिनिस्टर हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो, ये सभी जो एग्जीक्यूटिव हैं, प्राइम मिनिस्टर इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड ऑल मिनिस्टर्स आर पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ये सारे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के भीतर से निकलते हैं। इन सभी को लेजिस्लेचर यानी कि भारतीय संसद का मेंबर होना जरूरी है। इंडियन पार्लियामेंट का मेंबर हुए बिना कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक 6 महीने से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर नहीं बन सकता। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव फॉर्म comes from the legislature. In Indian sense, legislature is called parliament, और पार्लियामेंट के अंदर से निकलने वाला है एग्जीक्यूटिव, जो कि फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट। That's why it is a parliamentary executive system. PM and ministers अलग अलग। आई होप आप समझे होंगे कि प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव में मोटा मोटी क्या डिफरेंस है। प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव में जो एग्जीक्यूटिव है वो प्रेसिडेंट है, उसका वहाँ के लेजिस्लेचर से कोई संबंध नहीं है, उसे वहाँ के लेजिस्लेचर का मेंबर होना जरूरी नहीं है। जबकि इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव का काम, एग्जीक्यूटिव का हेड है वो प्राइम मिनिस्टर है और उसे वहाँ के लेजिस्लेचर का मेंबर होना जरूरी है। बिना लेजिस्लेचर का मेंबर हुए कोई भी प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव नहीं रह सकता लंबे समय तक। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। उसके अलावा प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव में जो प्रेसिडेंट के साथ अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें भी वहाँ के लेजिस्लेचर से स्वतंत्र रखा गया, यानी कि वहाँ जो भी मिनिस्टर या फॉरेन सेक्रेटरी या डिफेंस मिनिस्टर होंगे उन्हें एग्जीक्यूटिव ही रहना है, उनको लेजिस्लेचर का मेंबर होने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। जबकि इंडिया में जितने भी एग्जीक्यूटिव होंगे, जो भी पूरी टीम होगी मिनिस्टर्स की प्राइम मिनिस्टर के साथ, वो सब निकलेंगे इस बड़े सर्किल के अंदर से, यानी कि वो सबसे पहले लेजिस्लेचर के मेंबर होंगे, देन दे बिकम द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव।
तो ये दो बड़े डिफरेंस है और ये दो बड़े एग्जीक्यूटिव के टाइप हैं, प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। इसके अलावा कुछ और पार्ट हमें दिखते हैं, जैसे डुअल एग्जीक्यूटिव है जो कि फ्रांस में दिखता है। डुअल एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव दोनों के मिश्रण से ये बनता है, यानी कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी होता है, यहाँ पर प्रेसिडेंट भी होता है, और जैसा कि प्रेसिडेंट इंडिया में भी होता है बट वो जस्ट रबर स्टैम्प की तरह कार्य करता है। लेकिन फ्रांस जैसे देशों में प्राइम मिनिस्टर के कुछ काम बटे हुए हैं जो कि ये पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव की तरह कार्य करेगा, और प्रेसिडेंट के भी कुछ काम बटे हुए हैं जहाँ पर सिर्फ प्रेसिडेंट ही कार्य करेगा, और ये प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव की तर्ज की तरह काम करता है। फ्रांस में दोनों पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव का मिक्सचर देखने को मिलता है, और कुछ काम डिवाइडेड है पीएम के लिए, कुछ काम डिवाइडेड है प्रेसिडेंट के लिए। फिर इसके अलावा एक और टाइप है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का, दैट इज प्लूरल एग्जीक्यूटिव, और ये एग्जीक्यूटिव होते हैं स्विट्जरलैंड जैसे देशों में हमने इसके उदाहरण देख सकते हैं, जहाँ एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ 7 पीपल्स, ये मिलकर एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, और ये सभी अपनी आप में बराबर दर्जा रखते हैं। बस कहने के लिए सिर्फ एक इनका हेड होता है जो कि एवरी ईयर रोटेशन बेसिस पे चेंज होते रहता है। तो यहाँ एग्जीक्यूटिव के लिए लेजिस्लेचर के अंदर से तो नहीं निकल रहा है, और यहाँ कोई प्रेसिडेंट भी नहीं है, ना यहाँ डुअल एग्जीक्यूटिव जैसा हिस्सा है। यहाँ है 7 मेंबर्स एंड दे डू द टास्क ऑफ एग्जीक्यूशन एंड फॉर्म द एग्जीक्यूटिव। ये 7 मेंबर की टीम है, इसलिए इसे प्लूरल कहते हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव में कोई एक हेड नहीं है, कोई एक लीडर नहीं है, सिर्फ नाम मात्र के लिए एक व्यक्ति को हेड 1 साल के लिए, दूसरे व्यक्ति को दूसरे साल के लिए बनाया जाता है, और ये डाइवर्स है, इसमें डाइवर्स लोग हैं अलग अलग तरह के, इसलिए इसे प्लूरल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो आई होप आपको एग्जीक्यूटिव के इतने टाइप समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस सेक्शन ऑफ आवर क्लास तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम कमेंट चेक करेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, और अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमने लेजिस्लेचर के साथ साथ एग्जीक्यूटिव को भी पढ़ लिया है, एग्जीक्यूटिव का इतना सेक्शन हमने कवर कर लिया है, और इसके बाद हम इसे इलेबोरेटिव तरीके से कल देखेंगे, जो कुछ खास बातें हैं इस 4 टाइप के एग्जीक्यूटिव की, जो मैंने आपको अभी इस स्लाइड में समझा दी है। यही बातें यहाँ लिखी गई हैं, इन्हें कल हम दोबारा देखेंगे ताकि एक रिवीजन भी हमारा हो जाए, एंड देन वी कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज जुडिशरी। जुडिशरी के बारे में फिर हम कल की क्लास में इसे कैरी ऑन करेंगे। So till then, all the best for your preparations, and if you have any queries regarding our classroom programs or any defense related questions you have, you can call on the given numbers, जो नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। Till then, all the best for your preparation, and bye bye.